हेलो एवरीवन, आज का हमारी टॉपिक है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें हम वेगनर की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने एक कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है और टेलर्स की हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। जो वेगनर की हाइपोथेसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेलर की हाइपोथेसिस से, सो अच्छे से सुनना। Wegener's hypothesis. According to him, all the continent was concentrated in a large continent called Pangaea before the Silurian period. उनके हिसाब से जब सिल्यूरियन पीरियड था, काफ़ी एंशियंट टाइम, बहुत ही टाइम के पहले जब सिल्यूरियन पीरियड था, तब जितने भी कंटिनेंट है, हमारे जितने भी 7 मेजर कंटिनेंट और बहुत सारे से माइनर कंटिनेंट, सारे के सारे कंटिनेंट एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करते थे। मतलब एक ही लैंड हुआ करता था जो कि काफी बड़ा लैंड मास था। उसका नाम उन्होंने रखा पांजिया। ओके, सारे के सारे कंटिनेंट मिलकर एक बड़ा सा लैंड मास बना रहे थे उस टाइम में। उसका नाम उन्होंने रखा पांजिया, जो कि सिल्यूरियन पीरियड में हुआ था। दिस ब्लॉक फ्लोटेड इन ए यूनिवर्सल बासाल्टिक लेयर। ये जो पांजिया था एक बड़ा सा बासाल्टिक लेयर जो कि ओशियन का लेयर है, उसके ऊपर क्या करता था, फ्लोट करता था। पांजिया वाज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड ओशन कॉल्ड पांथालासा। ये जो पांजिया था ये चारों ओर, उसके चारों ओर एक बड़ा सा ओशियन हुआ करता था, उसका नाम रखा पांथालासा। ओके, in the late Paleozoic period, probably during Permian or Mesozoic era, the Pangaea broke into pieces under the influence of tidal force. This force is generated by the movement of Earth axis of rotation and revolution. Also Sun, Moon and Bowen's force also responsible. उन्होंने बोला कि फिर क्या हुआ, जब पालियोजोइक पीरियड आया, जब सिल्यूरियन पीरियड धीरे धीरे बीतता गया, पालियोजोइक पीरियड के अंदर जब पर्मियन और मेसोजोइक एरा आया, तब क्या हुआ, जो इतना बड़ा पांजिया था, जो बड़ा सा कंटिनेंट, सुपर कंटिनेंट था पांजिया, वो ब्रेक होने लगा। किसके वजह से? टाइडल फोर्स के वजह से। ओके, पालियोजोइक पीरियड में क्या हुआ, बेसिकली पर्मियन और मेसोजोइक एरा के अंदर जो बड़ा सा पांजिया था वो ब्रेक हो गया टाइडल फोर्स के लिए। जो टाइडल फोर्स ये फॉर्मेशन होता है अर्थ की रोटेशन और रिवोल्यूशन के लिए। ये जो रोटेशन और रिवोल्यूशन कौन करते हैं? सन और मून के वजह से जो रोटेशन, रिवोल्यूशन और ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मेशन होता है और एक बयान्स फोर्स होता है, इसके वजह से क्या हुआ, जो कंटिनेंट होते हैं उसके ऊपर फोर्स पड़ता है और धीरे धीरे कंटिनेंट का मूवमेंट होता है और ब्रेक होता है और ड्रिफ्ट होता है। ओके, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट उसे बोलते हैं। देन the southern part of the Pangaea broke apart during Mesozoic and the northern in the Tertiary period. On the force caused the drift towards the equator and other towards the west. उन्होंने क्या बोला, जब ड्रिफ्ट हुआ था एक पार्ट जो कि मेसोजोइक में, एक जो सॉर्दर्न पार्ट था वो मेसोजोइक में क्या हुआ, सॉर्दर्न पार्ट में पांजिया का एक पार्ट क्या हुआ, सॉर्दर्न पार्ट में चला गया मेसोजोइक में, और नॉर्दर्न पार्ट और एक पार्ट नॉर्दर्न में चला गया टॉर्सियरी पीरियड में। ओके, और इसमें से क्या हुआ, जब ये जो सॉर्दर्न का नॉर्दर्न का जो पार्ट था वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा और कुछ कंटिनेंट थे जो कि इक्वेटर की तरफ चले गए और कुछ कंटिनेंट थे जो कि वेस्ट की तरफ चले गए। सो अब डायग्राम को देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सबसे बड़ा कंटिनेंट, जो पहले बहुत ही टाइम के पहले जो सबसे बड़ा कंटिनेंट था उसका नाम उन्होंने रखा पांजिया। ये पांजिया को चारों ओर से एक बड़ा सा ओशियन घेरा हुआ था, उसका नाम उन्होंने रखा पांथालासा। जो सबसे बड़ा सुपर कंटिनेंट था वो था पांजिया, पांजिया के चारों ओर सुपर ओशियन था, वो था पांथालासा। ये जो पांजिया था वो बीच में क्या हुआ, उसका डिवीजन हो गया, एक पार्ट चला गया नॉर्थ में और एक पार्ट चला गया साउथ के अंदर। ओके, जो साउथ में जो पार्ट चला गया उसका नाम उन्होंने रखा गंडवाना लैंड रखा, और नॉर्थ में जो रहा वो था लौरेसिया। ओके, उसके बीच में एक सी फॉर्मेशन हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा तेथिस सी। समझ में आया? एक सुपर कंटिनेंट था जो कि था पांजिया, पांजिया के चारों ओर सुपर ओशन था, वो था पांथालासा। देन पांजिया का ब्रेक हुआ, दो लार्ज कंटिनेंट फॉर्मेशन हुआ, एक है गंडवाना लैंड जो कि सर्दर्न में और दूसरा है
लौरेसिया जो कि नॉर्दर्न में, उसके बीच में और सेंटर में एक सी फॉर्मेशन हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा टेथिस सी। जनरली क्या हुआ, जो जितने सारे फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, जो वॉयंस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रोटेशन और रिवोल्यूशन के वजह से क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे कंटिनेंट्स, लौरेसिया की भी डिवाइड होने लगा, गोंडवाना लैंड की भी जितने कंटिनेंट्स थे वो भी ब्रेक होने लगे, और कुछ कंटिनेंट चले गए इक्वेटर की तरफ और कुछ कंटिनेंट चले गए वेस्ट की तरफ। ऐसे होने से क्या हुआ, फाइनली हमारा जो प्रेजेंट डे का और अभी का जो हमारा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और मैप है वो है ये। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एटलांटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। फाइनली ये हमारा 7 मेजर कंटिनेंट फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लौरेसिया ब्रेक हुआ तो उसमें कौन सी कंटिनेंट फॉर्मेशन हुआ, लौरेसिया के ब्रेक होने से कौन सी कंटिनेंट फॉर्मेशन हुआ, नॉर्थ अमेरिका, मैं इसको सिंबल कर देती हूँ लौरेसिया का, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये था लौरेसिया का कंटिनेंट्स। ओके, देन गोंडवाना लैंड का कौन कौन है, साउथ अमेरिका, ओके, अफ्रीका, देन एटलांटिका, देन ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया भी, जो हमारा इंडिया है यहाँ पे, वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जो गोंडवाना लैंड से वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ता गया और एशिया से जाके जुड़ गया। इंडिया लौरेसिया का पार्ट नहीं है, गोंडवाना लैंड का है। ओके, समझ में आया, जब यहाँ पे देख लो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा इजीली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिनेंट का ड्रिफ्ट हो रहा है, जो दो बड़ा लौरेसिया और गोंडवाना लैंड का ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया का फॉर्मेशन हुआ। देन फाइनली गोंडवाना लैंड का ड्रिफ्ट हुआ और यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड एटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, इसका फॉर्मेशन हुआ। कुछ ही टाइम के बाद ये जो इंडिया हमारा वो धीरे जाके एशिया के साथ मिल गया है यहाँ पे। ओके, अब पढ़ेंगे वेगनर्स की एविडेंस के बारे में। सो हमने पढ़ा था टेलर की हाइपोथेसिस ऑलरेडी। वेगनर जो थे उनका भी कंसेप्ट सेम था, उन्होंने जो बोला था टेलर भी वही कंसेप्ट को उन्होंने भी बोला था, लेकिन उनका जो हाइपोथेसिस वो बिल्कुल फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था या प्रूफ नहीं था, इसीलिए उनका जो हाइपोथेसिस था वो फेल माना गया। लेकिन जो वेगनर थे वो बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए, प्रूफ कलेक्ट किए, उसके बाद वो एक हाइपोथेसिस को बनाया। किसके बेसिस पर? टेलर की हाइपोथेसिस के बेसिस पर। उन्होंने जो जो आंसर नहीं दे पाए, उनके पास जो आंसर नहीं था, उनके पास जो प्रूफ नहीं था, कुछ एविडेंस नहीं था, वो सब वेगनर ने इकट्ठे किए। उसके बाद उन्होंने इस हाइपोथेसिस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की एंड फाइनली उनका एक्सप्लेनेशन प्रूव हुआ और उनका जो हाइपोथेसिस परफेक्टली ट्रू माना गया और प्रूव माना गया कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। कैसे? वेगनर के एविडेंस था टोपोग्राफिक एविडेंस से, फॉसिल कोरिलेशन, रॉक का फॉर्मेशन एंड पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। सो टोपोग्राफिक एविडेंस क्या है? उन्होंने देखा, जो वेगनर नोटिस दैट द कंटिनेंट सीम टू बी फिट टुगेदर। वेगनर ने देखा क्या, जो कंटिनेंट से वो एक दूसरे से फिट हो रहा है। कैसे? The good fit suggests that, just like a neighbor piece of jigsaw puzzle, the continents were once connected in a single supercontinent. उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे देखो, ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये है अफ्रीका, यहाँ पे उसका मारिजिन है। ओके, दोनों की मारिजिन को परफेक्टली अगर हम देखें, वो बिल्कुल भी एक पॉजल की तरह फिट हो रहा है। उन्होंने उसी को ही मार्क किया। जितने भी कंटिनेंट थे, ऐसे कुछ कंटिनेंट है वो एक कंटिनेंट और एक दूसरे कंटिनेंट की मारिजिन के साथ और कोस्टल लाइन के साथ बिल्कुल भी फिट हो रहा है। जो कोस्ट लाइन होता है और कोस्ट मारिजिन होता है वो कंप्लीटली एक कंटिनेंट दूसरे कंटिनेंट के साथ फिट हो रहा है। इससे पता चलता है आइदर ये कंटिनेंट दोनों बहुत ही पहले टाइम में क्या थे,
एक बड़ा सा कंटिनेंट हुआ करते थे और ये इससे टूट के अलग हो गए हैं। ओके, इससे पता चलता है कि ये कंटिनेंट पहले जुड़े हुए थे, देन धीरे धीरे इसका ब्रेक हुआ है। पहला प्रूफ उनके पास ये था कि जितने भी कंटिनेंट्स उन्होंने देखा सबकी मार्जिन अगर उन्होंने फीड की, बहुत सारे ऐसे कंटिनेंट उन्होंने पाया, ऐसे कुछ कंटिनेंट थे जिनका मार्जिन और कोस्टल लाइन जो है, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट का कोस्टल लाइन और मार्जिन बिल्कुल भी परफेक्टली एक पजल की तरह फिट हो रहा था। सो ये था उनके पास पहला प्रूफ। देन दूसरा प्रूफ क्या था? फॉसल कोरिलेशन। फॉसल क्या होता है? पहले जितने भी रिमेन्स पार्ट होता है एनिमल की, ओके, एनिमल और प्लांट की जितने भी रिमेन्स पार्ट होता है, खास करके प्री हिस्टोरिकल टाइम, बहुत ही टाइम से पहले जो एनिमल आइदर एक्सटिंक्ट हो गया है कि रेयर हो गया है, उनका जब हमें कोई अपसेस मिलता है जो कि रिमेन पार्ट होता है प्लांट और ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है? फॉसिल होता है। वो फॉसिल जो होता है वो प्रिजर्व होता है कहाँ पे? रॉक के अंदर, जो कि सेडिमेंट के अंदर प्रिजर्व होके रहता है, फाइनली वो रॉक बन जाता है। वैसे उन्होंने कैसे पता लगाया? उन्होंने स्टडी किया। बिफोर पांजिया broke up, but similar layer of rock were formed in Antarctica, Australia, South America, Africa and India. Glossopteris fossils were found in the rock on each continent. उन्होंने क्या देखा? जब पांजिया का ब्रोक हुआ, ओके, बेसिकली जो रॉक फॉर्मेशन हुआ था किसके अंदर? एटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया के अंदर। ये सारे के सारे गंडवाना लैंड का कंटिनेंट है। ओके, मैंने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया हुआ है, एटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडिया, ये सब किसका पार्ट है? गंडवाना लैंड का। इंडिया अब लाउरेसिया की तरफ, एशिया की तरफ मूव कर चुका है, लेकिन वो पार्ट है किसका? गंडवाना का। उसमें क्या हुआ था? सबके अंदर एक टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ था। उसी रॉक के अंदर क्या होता है? ग्लॉसोप्टेरिस का फॉसिल मिलता है। उन्होंने देखा एक टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ है, सेम एज का, सेम कॉम्पोजिशन का, सेम टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ है ये जो गंडवाना लैंड के अंदर। जब वो एक बड़ा सा लैंड मास हुआ करते थे, जब एक गंडवाना लैंड था और पांजिया था, तब क्या हुआ था? वहां पे एक टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ था। उसी रॉक के अंदर उन्हें मिला कि वहां पे ग्लॉसोप्टेरिस का फॉसिल मिला था। ओके, ग्लॉसोप्टेरिस एक प्लांट फॉसिल है, उसको उनको क्या हुआ? फॉसिल मिला किसका? ग्लॉसोप्टेरिस का। ये था उनके पास दूसरा एविडेंस जो कि मैं समझाऊंगा। और उन्होंने पता लगाया बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि आप समझ लो जो पोलर बियर्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं? कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं, वो बिल्कुल भी वार्म क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर सकते। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं वो सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट में उगते हैं और ग्रो करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि वार्म क्लाइमेट में उगते हैं। वैसे ही उन्होंने देखा जब क्लाइमेट कंडीशन कभी चेंज नहीं होता है, अर्थ का जो क्लाइमेट कंडीशन इक्वेटर में ऑलवेज वार्म रहता है, पोल में क्या होता है? ऑलवेज ठंडा रहता है और कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है। तो कभी भी हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट कंडीशन चेंज नहीं हुआ है। तो उन्होंने पता लगाया अगर क्लाइमेट कंडीशन चेंज नहीं हो सकता है तो कंटिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ? तो क्लाइमेट का कंडीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ फॉसिल, हमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में डिफरेंट फॉसिल मिल रहा है, एक टाइप का फॉसिल बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर मिल रहा है, बहुत सारे डिफरेंट रीजन के अंदर मिल रहा है। वो था उनके लिए सबसे बड़ा एविडेंस कि क्लाइमेट अगर चेंज नहीं हो सकता तो क्या हुआ होगा? फाइनली कंटिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ होगा। ओके, देन रॉक फॉर्मेशन। Rock and fossils in the continent located in the southern hemisphere exhibit identical pattern is known as Gondwana sequence. ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब क्या था? गंडवाना लैंड का सीक्वेंस था। वहां पे सिमिलर रॉक का फॉर्मेशन हुआ था। उस रॉक का फॉर्मेशन में हमें मिला था डिफरेंट टाइप ऑफ सेम फॉसिल। ओके,
उसी फॉसिल और रॉक का फॉर्मेशन को उन्होंने क्या किया, गोंडवाना सीक्वेंस का नाम दिया। ओके, जब वहां पे सेम एज का सेम टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ था तभी क्या हुआ था, उसका ब्रेक हुआ था। जब हम उन्होंने वो कोस्ट लाइन को मिलाकर उन्होंने देखा, वहां पे सिमिलर टाइप का फॉसिल मिल रहा था, सिमिलर टाइप का रॉक मिल रहा था और उनका कोस्ट लाइन भी परफेक्टली मैच हो रहा था, जिससे पता चला कि जो कंटिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हुए हैं। क्योंकि इतना मैच नहीं हो सकता कोई भी चीज। देखो, पहली बात उसका कोस्ट लाइन में मैच हो रहा है, उसी कोस्ट लाइन के अंदर जो रॉक है वो रॉक का भी बिल्कुल कंप्लीटली मैच हो रहा है, और वहां पे सिमिलर फॉसिल में मिल रहा है डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसे पता चलता है क्या, कि कंटिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है। और उनको सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिला, जो अल्पाशियन माउंटेन है, किसका, यूएसए का, वो उसका जो रॉक है वो सिमिलर रॉक कहाँ पे मिल रहा था, ग्रीनलैंड में भी मिल रहा था और यूरोप में भी मिल रहा था। ओके, जो यूरोप और ग्रीनलैंड है वहां पे यूएसए माउंटेन का क्या है, मिल रहा था रॉक, जो कि लौरेसिया के अंदर हमने देखा था। ओके, यहाँ पे देखो जितने भी उन्होंने कोस्ट लाइन को मैच किया, यहाँ पे वही कोस्ट लाइन के अंदर सेम टाइप का रॉक भी मिल रहा है, कोस्ट लाइन मैच भी हो रहा है और सेम टाइप का फॉसिल भी मिल रहा है। ओके, और फाइनल उनके पास जो एविडेंस था वो है पालियोक्लाइमेटिक एविडेंस। Wegener considered as evidence the glacier till deposit in the northern and southern latitude. उन्होंने नोटिस किया कि जो ग्लेशियर डिपोजिट होता है वो सिर्फ सॉर्दर्न और नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ही डिपोजिट होता है। ग्लेशियर का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली नॉर्दर्न सर्दर्न लैटिट्यूड में होता है। इट वाज सेड दैट अर्थ क्लाइमेट हैज नॉट चेंज इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ द कंटिनेंट हैज चेंज। मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो बोला कि उन्होंने देखा जो पोल होता है एंटार्क्टिका और आर्कटिक ओशन जो हमारा प्रेजेंट है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन और साउथ में जो साउथ पोल में क्या है, एंटार्क्टिका, वहां पे कंप्लीटली आइस और बर्फ पड़ता रहता है। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल भी कोल्ड क्लाइमेट है। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि जो ग्लेशियर है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जब कंटिनेंट ड्रिफ्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो एनवायरमेंट चेंज होने लगा। उन्होंने कैसे इसे पता लगाया, द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल फ्रॉम ट्रॉपिकल प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ कोल डिपोजिट इन एंटार्क्टिका पॉसिबली। एंटार्क्टिका यूज्ड टू बी क्लोज टू इक्वेटर व्हेन द क्लाइमेट इज वार्मर। उन्होंने पता लगाया जो कोल होता है वो वार्म कंडीशन में डिपोजिट होता है, वो बिल्कुल भी स्वम्पी और वार्म कंडीशन जहाँ पे होगा वहां पे ही उसका फॉर्मेशन होगा, वो बिल्कुल भी कोल्ड क्लाइमेट में फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिपोजिट भी हुआ वो कोल्ड में फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा और स्वाम्पी एनवायरमेंट भी चाहिए होगा कोल्ड की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन हमें कहाँ पे मिलता है कोल्ड, एटलांटिका पे मिलता है, जहाँ पे काफी कोल्ड एनवायरमेंट है, वहां पे कोल्ड डिपोजिट हुआ है, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का। उन्होंने देखा आइदर जो एंटार्क्टिका है वो इक्वेटर के तरफ पहले रहा होगा, जो इक्वेटर के तरफ वार्म कंडीशन है और स्वम्पी कंडीशन भी रहा होगा, जिसे क्या होगा, एंटार्क्टिका ब्रेक होके पोल नॉर्थ जो सॉरी साउथ पोल में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गया। पहले वो इक्वेटर के तरफ था, धीरे धीरे मूव करके वो पोल के तरफ चला गया, जो सॉर्दर्न पोल उसके तरफ चला गया। इसलिए क्या हुआ, एंटार्क्टिका का क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गया, लेकिन जो कोल था वही का वही रह गया। सो फाइनली उस इसलिए हमें वो प्रिजर्व कोल मिलता है, लेकिन वहां पे कोल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, कोई भी न्यू कोल वहां पे फॉर्मेशन नहीं होगा। वो बहुत ही टाइम के पहले जो कोल डिपोजिट वहां पे हुआ है वही डिपोजिट कोल ही हमें मिलता है वहां पे। तो इसके वजह से हमें पता चला कि जो क्लाइमेट कंडीशन हमारा अर्थ की क्लाइमेट कंडीशन है वो बिल्कुल कंस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होता। इक्वेटर में सर्दी नहीं होता या पोल में गर्मी नहीं होता, पोल में ठंडा ही होता है, इक्वेटर में गर्म ही होता है। इसलिए उन्होंने जितना भी एविडेंस को प्रूव किया उससे पता चला
कि वेगनर की हाइपोथेसिस बिल्कुल एक परफेक्ट हाइपोथेसिस है और उन्होंने सारे एविडेंस को कंप्लीटली प्रूव किया। ओके, यहाँ पे देख लो